क्वेश्चन है समान धारिता के तीन पात्रों में क्रमशः 30%, 40% और 25% दूध भरा हुआ है। पानी मिलाकर पात्रों को पूरी तरह से भर दिया गया है। तीनों पात्रों की सामग्रियों को एक अन्य पात्र में उड़ेल दिया गया है। इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहाँ पर प्रश्न को समझिए कि तीन पात्र है, तो यहाँ पर हम ऐसा बना सकते हैं और हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पात्र ए, पात्र बी और यहाँ पर हम लिख सकते हैं पात्र सी। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि तीनों पात्रों की जो धारिता है ना वो समान है। धारिता यानी कि इन तीनों पात्रों में जो पानी आता है ना वो समान मात्रा में आता है। अगर समान मात्रा में आता ही है तो हम यहाँ पर मान ही लेते हैं ना कि तीनों पात्रों में कितना पानी आता है। तीनों पात्रों में 100 यूनिट पानी आता है। तो हमने ऐसा मान लिया कि तीनों पात्रों में कितना पानी आता है, 100 यूनिट पानी आता है या फिर 100 यूनिट मिश्रण आता है। पानी आता है, दूध आता है, जो भी मिश्रण की बात हो रही है यहाँ पर 100 यूनिट समान आ सकता है। आप कुछ भी ले सकते हो, पानी लो, दूध लो, जूस लो, कुछ भी लो। तो यहाँ पर समान धारिता के तीनों पात्रों में क्रमशः 30%, 40% और 25% तो दूध भरा हुआ है। तो जो पहला पात्र है उसमें 30% क्या है, दूध है। अगर 100 यूनिट यहाँ पर हमने माना है कि कुल यहाँ पर जो पात्र है उसमें जो कुल मात्रा आती है वो 100 यूनिट आती है, तो 100 यूनिट में से 30% तो यहाँ पर दूध ही है। 30% दूध है यानी कि 30 यूनिट दूध है, क्योंकि 100 का 30% 30 यूनिट होगा। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो तो कितना हो गया, 30 यूनिट हो गया। अगर मिल्क 30 यूनिट है तो फिर वाटर कितना होगा, क्योंकि आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मिल्क है वो तो 30% है पहले पात्र में, दूसरे पात्र में कितना है, मिल्क 40% है और तीसरे पात्र में कितना है, 25% है। लेकिन फिर किया क्या जा रहा है, पानी मिलाकर पात्रों को पूरी तरह से भर दिया जा रहा है, यानी कि पात्र को 100 यूनिट भर दिया गया है। तो अगर मिल्क यहाँ पर 30 यूनिट है, 30% है, तो फिर पानी कितना होगा, पानी यहाँ पर होगा 70 यूनिट, क्योंकि 30:70 यानी कि 30 + 70 ही मिलकर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि मिल्क यहाँ पर 30% था, लेकिन पात्र को पूरा भरना है यानी कि 100 यूनिट इसमें हमको यहाँ पर हमको पानी और दूध मिलाकर 100 यूनिट करना है। तो यहाँ पर दूध पहले से 30% था, तो हमें पानी कितना मिलाना होगा, 70% मिलाना होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर मिल्क और वाटर में अनुपात निकाल लिया, वो कितना आया है, 30:70 आया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो दूसरा पात्र है उसमें 40% क्या है, मिल्क है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 100 यूनिट यहाँ पर कुल मिश्रण है, तो 100 यूनिट में से 40 यूनिट तो मिल्क हो गया है, तो फिर वाटर को कितना डालना होगा, हमें 60 यूनिट डालना होगा, जिससे कि 40 + 60 मिलकर ये 100 यूनिट पात्र में 100 यूनिट मिश्रण हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो तीसरा पात्र है उसमें भी 100 यूनिट ही मिश्रण होगा, लेकिन तीसरे पात्र में 25% तो मिल्क पहले से ही है, 25% मिल्क है, तो हमें 75 यूनिट यहाँ पर क्या डालना होगा, वाटर डालना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है कि तीनों पात्रों में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो कितना कितना होगा। आइए अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पात्र ए, यहाँ पर पात्र बी और यहाँ पर पात्र सी, और यहाँ पर हम लिखते हैं मिल्क और यहाँ पर हम लिखते हैं वाटर। आपको पता है कि जो टोटल हम मान रहे हैं तीनों पात्रों की धारिता, यानी कि तीनों पात्रों में कितना मिश्रण आ सकता है, 100 यूनिट आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि तीनों पात्रों में जो धारिता है तीनों पात्रों की वो कितनी है, 100 यूनिट है। तो यहाँ पर जो पहला पात्र है उसमें 30% मिल्क है, यानी कि 30 यूनिट मिल्क है, तो फिर वाटर कितना होगा, 70, और 30 + 70 मिलकर 100 हो जाएगा। दूसरे पात्र में 40% मिल्क है, तो यहाँ पर हम 40 लिखेंगे, यहाँ पर हम 60 लिखेंगे, तो 40 + 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जबकि तीसरे पात्र में 25% मिल्क है और 25, और यहाँ पर हमें वाटर कितना मिलाना होगा, 75, तभी तो 25 + 75 कितना हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा। तो अब क्या करा जा रहा है, तीनों पात्रों की जो सामग्रियां हैं, यानी कि जो दूध और पानी का जो मिश्रण बना है तीनों पात्रों में, उसको एक अन्य पात्र में उड़ेल दिया जाता है। तो इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक चौथा पात्र डी है, जिसमें हम यहाँ पर तीनों पात्रों का जो मिश्रण है उनको डालेंगे। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि जो पात्र डी है उसमें पानी का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जब हम तीनों पात्रों से मिश्रण को मिलाएंगे तो उसमें फिर डी पात्र में मिल्क कितना होगा, तो यहाँ पर हम मिल्क का ये अनुपात जो है वो जोड़ देते हैं। 30 + 40 कितना होगा, 70, 70 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 में 25 जोड़ने पर कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि 95 यूनिट आएगा। तो 95 यूनिट क्या है, मिल्क है। फिर यहाँ पर हम वाटर को भी जोड़ लेते हैं, 70, 60 और ये है 75। 70 + 60 कितना होगा, 130 होगा, और 130 में अगर 75 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 205। और अगर आप यहाँ पर 100, 100 और यहाँ पर इन तीनों को जोड़ोगे तो ये भी आ जाएगा कितना,
300 यूनिट। यानी कि जो डी पात्र है उसमें ए, बी और सी तीनों पात्रों के मिश्रण को मिलाया गया है। आपको पता है कि तीनों पात्रों में 100 यूनिट मिश्रण था, तो तीनों पात्रों का मिलाकर कुल मिश्रण कितना हुआ? 300 यूनिट हुआ। 300 यूनिट में से जो मिल्क था वो तो कितना है? 95 यूनिट है, और 205 क्या है? ये वाटर का अनुपात है। तो अब हमें तो ये ज्ञात करना है कि इस मिश्रण में, यानी कि जो तीनों मिश्रण को मिलाकर जो एक नया मिश्रण बनाया गया है, जो कि पात्र डी में डाला गया है, उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? आपको पता है ना कि जो यहाँ पर पात्र पात्र यहाँ पर जो डी है उसमें कुल मिश्रण कितना है? 300 यूनिट है, और 300 यूनिट में से 205 यूनिट क्या है? पानी है। तो हमें पानी का परसेंटेज निकालना है। तो आपको पता है कि 205 यूनिट तो पानी है, और बट्टे में हम लिखेंगे कि कुल यहाँ पर मिश्रण कितना हो गया? 300 हो गया, और मल्टीप्लाई हमें करना होगा 100 से। तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 205 में हमें 3 से भाग देना होगा, जिससे कि हमें ये पता लगे कि पानी का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर आएगा 3 छिंग 18, और यहाँ पर 2 और ये 5, 3 8 24, और यहाँ पर आप देखिए जो आंसर हमें निकालना है वो मिश्रित भिन्न में निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आंसर हमारा लगभग आ ही चुका है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 68, और यहाँ पर हम मिश्रित भिन्न में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 68 सही 1/3%। ये कैसे निकाला आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 205 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो किस तरह से हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। 3 छिंग 18 होगा, और यहाँ पर 2 आएगा, और ये 25, 3 8 24 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 68, और यहाँ पर जो ये शेषफल बचा है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और बट्टे में लिखेंगे हम ये जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो 68 सही 1/3% यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस मिश्रण में, यानी कि जो पात्र डी में हमने तीनों मिश्रण को डाला है, यानी कि तीनों पात्रों से जो मिश्रण को डाला है, यहाँ पर पात्र डी में नया मिश्रण जो आया है उसकी मात्रा कितनी थी? 300 यूनिट हो गई थी, जिसमें से 205 यूनिट क्या था? पानी था। लेकिन हमें पानी का जो आंसर निकालना था वो परसेंट में निकालना था, और जो परसेंट में आंसर आया है वो 68 सही 1/3% आया है, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो ट्रेन है वो अपने वास्तविक चाल से नहीं चल रही, वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलने पर गंतव्य तक पहुँचने में 39 घंटे का समय लग रहा है। अब प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से ही चले तो फिर कितना समय बचाएगी। तो यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं वास्तविक चाल, और यहाँ पर हम लिखते हैं वर्तमान चाल। तो यहाँ पर अब हम चाल का अनुपात निकालेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक भिन्न दिया हुआ है, वो है 9/13। तो यहाँ पर जो बट्टे में 13 लिखा हुआ है इसको तो हम मान रहे हैं ट्रेन की वास्तविक चाल, और अगर हम 13 का 9/13 गुना करेंगे तो 13 तो हमने वास्तविक चाल मानी है, और वास्तविक चाल का ही तो हमें 9/13 गुना करना है। तो वास्तविक चाल अगर 13 यूनिट है और 13 यूनिट का हम 9/13 गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें 9/13 से गुना करना होगा, और 13 से 13 यहाँ पर कट जाएगा, और ये वर्तमान चाल कितनी आ जाएगी? 9 यूनिट आ जाएगी। या फिर आप यहाँ पर भिन्न से भी तो समझ सकते थे कि जब हमने यहाँ पर बट्टे में लिखा 13 को वास्तविक चाल माना है तो वास्तविक चाल का 9/13 गुना यानी कि 9 यूनिट हो जाएगा। तो आप ऐसा समझिए कि वास्तविक चाल तो कितनी है? 13 यूनिट है, लेकिन ट्रेन वास्तविक चाल से नहीं चल रही, वास्तविक चाल के 9/13 गुना से। यानी कि वास्तविक चाल तो 13 यूनिट है, लेकिन ट्रेन 13 यूनिट से ना चलकर 9 यूनिट चाल से ही चल रही है। तो यहाँ पर जो चाल का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 13:9 आएगा वास्तविक चाल, और वर्तमान चाल के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 13:9 आएगा। तो यहाँ पर अब हम समय का अनुपात निकालते हैं। अगर हमें चाल का अनुपात पता है तो हम समय का अनुपात तो बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पर दूरी समान है। अगर ट्रेन वास्तविक चाल से चलती तब भी वह गंतव्य तक ही पहुँचती, यानी कि जहाँ पर ट्रेन को जाना था वहीं पर ट्रेन जाती, और अगर उसकी चाल को हमने 9/13 गुना कर भी दिया है वास्तविक चाल का, तो भी ट्रेन तो उसी स्थान पर ही जा रही है, यानी कि जो दूरी है ना वो समान है। तो यहाँ पर हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल का अनुपात यहाँ पर 13:9 है, तो समय का अनुपात
अनुपात तो चाल के अनुपात का उल्टा होगा और ये अनुपात हो जाएगा 9:13। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें ज्ञात ये करना है कि यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से ही चलती तो कितना समय बचा लेती, क्योंकि आप ये देखिए जब ट्रेन की वास्तविक चाल है ना तो उस स्थिति में तो समय कितना लग रहा है, 9 यूनिट का समय लग रहा है। लेकिन वर्तमान चाल जब 9 यूनिट हो गई तो उस स्थिति में जो समय लग रहा है वो 13 यूनिट समय लग रहा है। यानी कि जैसे कि चाल हम कम करते हैं तो उस स्थिति में समय भी ज़्यादा लगता है। और कितना समय ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर 4 यूनिट समय ज़्यादा लग रहा है। और ट्रेन इसी समय को अगर बचा लेती, अगर ट्रेन 13 यहाँ पर जो 13 यूनिट चाल पर ही चलती और 9 यूनिट चाल पर अगर ट्रेन ना चलती तो यहाँ पर जो समय है वो 4 यूनिट कम समय लगता। लेकिन यहाँ पर जो चाल है वो 13 से 9 हो गई तो उस स्थिति में समय भी यहाँ पर बढ़ गया। और कितना समय बढ़ गया है, 4 यूनिट समय बढ़ गया है। तो प्रश्न में हमें ये ज्ञात करना है कि यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से ही चले तो फिर वह कितना समय बचाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो हमें ये तो पता लग गया है कि 4 यूनिट समय ही बचाएगी। कैसे बचाएगी, आपको पता है कि अगर ट्रेन वास्तविक चाल से ही चलती तो उसको कितना समय लगता, 9 यूनिट समय लगता। लेकिन चाल को यहाँ पर चेंज किया गया है, इस कारण समय यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। अगर ट्रेन सामान्य चाल पर ही चलती यानी कि वास्तविक चाल पर ही चलती तो ट्रेन को समय जो लगता वो 9 यूनिट का समय ही लगता, 13 यूनिट का समय नहीं लगता है। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि जब वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलती ट्रेन तो उस स्थिति में कितना समय लगता है, 39 घंटे का समय लगता है। यानी कि वर्तमान में कितना समय लग रहा है, 39 घंटे का समय लग रहा है। और ये समय जो है ये वर्तमान चाल का ही तो समय लग रहा है। यानी कि वर्तमान चाल अगर 9 यूनिट है, यानी कि चाल का अगर 9/13 गुना कर दिया है तो चाल कितनी हो गई है, 9 यूनिट हो गई है। और उस स्थिति में समय जो लग रहा है वो 13 यूनिट समय लग रहा है। और इसी 13 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो प्रश्न में 39 घंटे के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर 13 यूनिट किसके बराबर है, 39 घंटे के। तो यहाँ पर हमने 4 का ही तो गुणा किया होगा 13 में, या फिर 3 का गुणा किया होगा। ये तो आपको पता है कि 13 में हमें किसका गुणा करना होगा, 13 में हमें 3 का गुणा करना होगा। 13 गुणा 3 करने पर ही तो 39 आएगा। लेकिन हमें तो प्रश्न में ये ज्ञात करना है कि यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से ही चलती यानी कि 13 यूनिट चाल से चलती तो उस स्थिति में वह कितना समय बचाती। उस स्थिति में समय कितना लगता, 9 यूनिट समय लगता। और समय यहाँ पर जो बच जाता वो कितना बचता, 4 यूनिट समय बच जाता। अब आपको पता है कि जब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 3 घंटे आई है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 में हम 3 का गुणा करेंगे और ये आ जाएगी 12 घंटे के बराबर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना था कि यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से ही चलती तो कितना समय बचाती, 12 घंटे का समय बचाती। और यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है। R का मान क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि R% क्या है, साधारण ब्याज की दर है। और कोई धनराशि जो है वो 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर तो हम लिखते हैं मूलधन और यहाँ पर हम लिखते हैं मिश्रधन। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि ये लिखा हुआ है 79/16। तो यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है 16, इसको अगर हम मूलधन मान ले तो मूलधन का ही अगर हम 79/16 करें तो हम देखें कि यहाँ पर मिश्रधन कितना होगा। तो यहाँ पर 16 से 16 कट जाएगा और ये मिश्रधन कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। क्योंकि मिश्रधन क्या है, उसी धनराशि का यानी कि मूलधन का 79/16 गुना है ना। तो यहाँ पर अगर हमने मूलधन 16 यूनिट माना है ना तो फिर मिश्रधन कितना हो जाएगा, 79 यूनिट हो जाएगा। आप भिन्न से भी समझ सकते हो, बट्टे में लिखा हुआ है 16, इसको हमने माना है मूलधन। तो यहाँ पर जो अंश में लिखा हुआ है 79, ये क्या है, मिश्रधन है। यानी कि जो 16 यूनिट की धनराशि है वो 35 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 35 वर्षों में हो जाएगी 79 यूनिट। तो यहाँ पर हमें ये तो पता लगे कि 35 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, क्योंकि जो धनराशि है वो 16 यूनिट थी और 16 यूनिट से 79 यूनिट हो गई। तो यहाँ पर ये 16 यूनिट से 79 यूनिट होने का कारण यही तो है कि साधारण ब्याज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो 79 में से हम 16 घटाकर देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर 79 में से 16 घटाने पर आया है 63 यूनिट। तो यहाँ पर आप ये समझ जाइए कि जो 35 वर्षों में साधारण ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 63 यूनिट ब्याज मिला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ जाइए। तो हमें अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है आर का मान, यानी कि हमें दर ज्ञात करनी है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो मूलधन है, मूलधन यहाँ पर कितना है, 16 यूनिट है।
और यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया है कि जो 35 वर्षों का ब्याज है वो कितना है, 63 यूनिट है। तो यहाँ पर अब हम दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब ये पता है कि जो ब्याज है वो कितना है, 63 यूनिट है। लेकिन ये पता है कि ये कितने वर्षों का ब्याज है, ये 35 वर्षों का ब्याज है। और हमें ये भी तो पता है कि मूलधन यहाँ पर कितना है, 16 यूनिट है। अब आपको यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र तो पता ही होगा, क्योंकि आप उसी फॉर्मूले से प्रश्न को हल करते होंगे। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में हम लिखते हैं यहाँ पर 100। तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू लिख देते हैं। तो साधारण ब्याज कितना है, 63 यूनिट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 63 बराबर मूलधन कितना है, 16 यूनिट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16। दर के स्थान पर हम आर ही लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि आर परसेंट क्या है, साधारण ब्याज की दर, और हमें यहाँ पर दर ही तो ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हमें आर का मान ज्ञात करना है। और टी यानी कि समय, समय यहाँ पर हम कितना रखेंगे, आपको पता है कि जो हमने ये ब्याज लिखा है ना 63 यूनिट, ये 35 वर्षों का ब्याज है, तो यहाँ पर जो समय आएगा वो 35 वर्ष ही तो आएगा, और बट्टे में हम लिखेंगे यहाँ पर 100। अब हम इसको हल कर लेते हैं और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 63 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 35, दोनों संख्याएं 7 के पहाड़े से कट जाएगी। 35 कटेगा 5 बार और 63 कटेगा यहाँ पर 9 बार। यहाँ पर और कुछ भी कट रहा है आप काट सकते हो, 5 के पहाड़े से आप 100 को काट सकते हो, ये कटेगा 20 बार। 4 के पहाड़े से आप इन दोनों संख्याओं को काटोगे तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। आप देखिए कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर आर है, और यहाँ पर जो बट्टे में 5 है इसका तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका गुणा किससे होगा, 9 से होगा। तो 9 पंच 45 हो जाएगा, और बराबर में क्या आएगा, 4 का गुणा आर से होगा, तो ये आ जाएगा 4 आर। तो 45 में हमें 4 से भाग देना होगा, तभी तो आर का आंसर आएगा। और 45 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पर 11, और ये आ जाएगा 0.25%। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11.25%। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 11.25%, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये है, इसे दो क्रमिक छूट पर 2400 रुपये में बेचा जाना है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसा समझिए कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 4500 रुपये है, और यहाँ पर 4500 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर दो क्रमिक छूट दी जाती है। पहली छूट दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर नया मूल्य आएगा, और फिर उस मूल्य पर दोबारा से छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर जो अंतिम रूप से मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 2400 रुपये आएगा। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो पहली छूट है वो कितनी है, 20% है। तो पहली छूट तो यहाँ पर दी हुई है, लेकिन हमें ज्ञात करनी है कि दूसरी छूट यहाँ पर क्या होगी। तो अगर हमें पहली छूट यहाँ पर दी हुई है तो हम ये तो पता लगा सकते हैं कि 4500 रुपये पर अगर पहली छूट 20% दी है तो फिर यहाँ पर ये नया मूल्य क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 4500 का 20% तो निकालना होगा, जिससे कि हमें ये तो पता लगे कि कितने रुपए की छूट दी गई है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 45 का गुणा 20 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 900 रुपये। तो यहाँ पर 4500 रुपये पर अगर 20% की छूट दी गई है तो वास्तव में कितने रुपए की छूट दी गई है, 900 रुपये की छूट दी गई है। तो 4500 में से अगर हम 900 रुपये कम करेंगे तो यहाँ पर जो ये मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 3600 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया कि पहली छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया है, 3600 रुपये हो गया है। तो अब ये क्रमिक छूट है, तो क्रमिक छूट में अब जो दूसरी छूट दी जाएगी वो 3600 रुपये पर दी जाएगी। 3600 रुपये पर छूट दी जाएगी, और फिर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। तो हमें यही पता लगाना है कि 3600 रुपये पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ रहा है कि कितने रुपए की छूट दी गई है। 3600 रुपये यहाँ पर वस्तु का मूल्य है और 2400 रुपये हो गया है, तो यहाँ पर 1200 रुपये की छूट दी गई है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया है कि 3600 में से अगर हम 1200 रुपये घटाएंगे तो ये 2400 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर छूट कितने की दी गई है, 1200 रुपये की छूट दी गई है। लेकिन छूट यहाँ पर किस मूल्य पर दी गई है, 3600 पर दी गई है। तो बट्टे में हम लिखेंगे 3600, क्योंकि हमें आंसर प्रतिशत में निकालना है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, और यहाँ पर आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और यहाँ पर हम 36 और ये लिखा हुआ है 1200, तो यहाँ पर हम 6 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 छिंग 36 और ये आ जाएगा 200। फिर
फिर हम यहाँ पर 2 के पहाड़े से भी काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। और जब हम यहाँ पर 100 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर आएगा यहाँ पर 33 सही 1/3%। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 33 सही 1/3%, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक पेन को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। पेन का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पेन है, जिस पेन को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उस पेन का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं हम। फिर यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो एक व्यक्ति है वो पेन को बेचता है। किस पेन को? जिस पेन का क्रय मूल्य हमने यहाँ पर माना है 100 रुपये। उस पेन को बेचने में वह 5% का लाभ कमाता है। तो 5% का लाभ तो तभी कमाया जा सकता है ना जब 100 रुपये की वस्तु को 105 रुपये में बेच दिया जाए, तभी यहाँ पर 5% का लाभ हो सकता है। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। अब ऐसा कहा जा रहा है, पहले तो 5% का लाभ हो रहा था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, जिस मूल्य पर पहले बेचा जा रहा था, जिस पर 5% का लाभ हो रहा था, अब क्या किया जा रहा है, उस मूल्य से 36 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है और उस स्थिति में 14% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य तो 100 रुपये ही है, वस्तु तो 100 रुपये में ही खरीदी गई है ना, वस्तु का क्रय मूल्य तो चेंज नहीं हो रहा, वस्तु का विक्रय मूल्य चेंज हो रहा है। पहले वस्तु को बेचा जा रहा था तो उस स्थिति में 5% का लाभ हो रहा था, तो वस्तु को फिर कितने में बेचा गया था, 105 रुपये में बेचा गया था। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 14% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो हमने 100 यूनिट ही माना है, तो फिर वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा होगा जिससे कि 14% का लाभ हो। 14% का लाभ होने के लिए वस्तु को बेचना होगा 114 यूनिट में या फिर रुपए में। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि प्रश्न में विक्रय मूल्य की दो स्थिति दे रखी है। एक विक्रय मूल्य की वह स्थिति है जिसमें 5% का लाभ हो रहा है, तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य जो है 105 यूनिट है। और एक स्थिति ये है जिसमें 14% का लाभ हो रहा है, तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य जो है वो 114 यूनिट है। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि दोनों विक्रय मूल्य में अंतर आ रहा है। और कितने का अंतर है, यहाँ पर 105 और ये 114 है। 114 में से 105 घटाएंगे तो ये जो अंतर है ये 9 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न के अनुसार यह अंतर कितने का है, 36 रुपये का है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि यदि वह पेन को 36 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि अगर वस्तु को 105 यूनिट में बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है। अगर 9 यूनिट अधिक यानी कि 114 यूनिट में बेचा जाता है उसी वस्तु को तो 14% का लाभ होता है। अगर यहाँ पर हमने क्रय मूल्य 100 यूनिट माना है ना, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो विक्रय मूल्य में अंतर आया है वो कितना आया है, 9 यूनिट आया है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर जो ये 9 यूनिट है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 36 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 रुपये। जब हमें ये पता लग गया है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4 रुपये है, और प्रश्न में ज्ञात करना है कि पेन का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि पेन कितने रुपये में खरीदा गया था, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य हमने माना है वो कितना माना है, 100 यूनिट माना है। जब 1 यूनिट बराबर 4 रुपये है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 1 यूनिट में यानी कि 4 रुपये में हमें 100 का गुणा करना होगा और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 400 रुपये के बराबर। और यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा।